किर्स्टी और कैरोलिन स्टार्टअप के लिए वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत में कुछ बुनियादी कानूनी और लेखा मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। वे ये भी कहते हैं कि संस्थापकों को स्टार्टअप शुरू करने की तकनीकी जानकारी में गहराई से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। उनका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि संस्थापक सही तरीके से अपने स्टार्टअप की स्थापना करें, ताकि वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी से सुरक्षित रह सके। इसके लिए एक अलग कानूनी इकाई बनाना आवश्यक है, जो कि आमतौर पर डेलावेयर में स्थापित की जाती है। डेलावेयर में कॉर्पोरेशन स्थापित करना आसान है और निवेशक भी इससे परिचित होते हैं। वे एक उदाहरण साझा करते हैं जिसमें एक कंपनी ने गलत तरीके से कॉर्पोरेशन का गठन किया, जिससे उन्हें बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए वे सलाह देते हैं कि संस्थापक सरल और परिचित तरीके से आगे बढ़ें। जब एक डेलावेयर कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाता है, तो इसके लिए कुछ कदम उठाने होते हैं, जैसे कि आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करना और कंपनी के आंतरिक ढांचे को स्थापित करना। इसके बाद वे दस्तावेजों के महत्व पर जोर देते हैं और बताते हैं कि इन दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक है, क्योंकि उच्च तनाव के समय जैसे कि फंडिंग राउंड या अधिग्रहण के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद वे इक्विटी आवंटन पर चर्चा करते हैं, जो कि स्टार्टअप के शेयरों को विभाजित करने का एक तरीका है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब संस्थापक एक टीम के रूप में काम कर रहे होते हैं। किर्स्टी और कैरोलिन बताते हैं कि स्टार्टअप में निष्पादन का मूल्य विचार से अधिक होता है। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता। इसलिए संस्थापकों को विचार के लिए अधिक शेयर आवंटित करने से बचना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि शेयरों का आवंटन समान होना चाहिए, क्योंकि असमानता से यह संकेत मिलता है कि संस्थापकों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। वे ये भी बताते हैं कि स्टार्टअप में सभी संस्थापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए। यदि सभी संस्थापक एक समान रूप से समर्पित हैं, तो पहले की घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। उच्चतम मूल्यांकन वाली कंपनियों में संस्थापकों के बीच असमान शेयर आवंटन की कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद वे शेयरों के स्वामित्व के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर जोर देते हैं। संस्थापकों को यह समझना चाहिए कि शेयरों के लिए एक स्टॉक खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यह एक दो तरफा लेनदेन है, जिसमें संस्थापक कंपनी से शेयर खरीदते हैं। इसके साथ ही 83 चुनाव फाइल करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और कंपनी के करों पर प्रभाव डालता है। वेस्टिंग की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि यह एक निश्चित समय के भीतर शेयरों के पूर्ण स्वामित्व को संदर्भित करता है। सिलिकॉन वैली में मानक वेस्टिंग अवधि 4 वर्ष होती है, जिसमें पहले वर्ष के बाद 25% शेयरों का स्वामित्व मिलता है। यदि कोई संस्थापक वेस्टिंग अवधि से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो कंपनी उन शेयरों को वापस खरीद सकती है। वेस्टिंग का मुख्य कारण यह है कि यदि संस्थापक कंपनी छोड़ देते हैं, तो उनके साथ बड़ी मात्रा में शेयर भी नहीं जाने चाहिए। यह उन संस्थापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अकेले हैं, क्योंकि निवेशक चाहते हैं कि सभी संस्थापक दीर्घकालिक रूप से कंपनी में बने रहें। इसके अलावा ये कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है, ताकि वे भी वेस्टिंग की प्रक्रिया को समझें और अपनाएं। संस्थापकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने शेयरों के वेस्टिंग के माध्यम से एकजुटता का संकेत दें, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे सभी दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब कंपनी को धन जुटाने की आवश्यकता होती है, तो यह प्रक्रिया दो मुख्य तरीकों से होती है, एक निश्चित मूल्य पर या बिना मूल्य के। बिना मूल्य के धन जुटाना अधिक सीधा और तेज होता है, जो आमतौर पर कन्वर्टिबल नोट्स या सैप्स के माध्यम से किया जाता है। जब कोई निवेशक धन लगाता है, तो वह तुरंत शेयर धारक नहीं बनता और उसके पास मतदान अधिकार नहीं होते। निवेशक को जोखिम के लिए कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे कि ईवी वैल्यूएशन कैप, जो भविष्य में शेयरों के लिए मूल्यांकन की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक $1,00,000 का निवेश करता है और कैप $5 मिलियन है, तो जब कंपनी एक मूल्य निर्धारण राउंड में $20 मिलियन पर पहुंचती है, तो पहले निवेशक को कम कीमत पर अधिक शेयर मिलते हैं। धन जुटाने के दौरान संस्थापकों को भविष्य में होने वाली डायल्यूशन के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। यदि वे $2 मिलियन का निवेश करते हैं, तो शुरुआती निवेशक कंपनी के 25% हिस्से के मालिक बन सकते हैं, जो बाद में आने वाले निवेशकों के साथ मिलकर 45% तक पहुंच सकता है। यह समझना आवश्यक है कि कुछ धन कम वैल्यूएशन कैप पर लेना बेहतर है बनिस्बत इसके कि कोई धन न मिले। संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अनुभवी और समझदार निवेशकों से धन जुटा रहे हैं, क्योंकि अनभिज्ञ निवेशक भविष्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे निवेशकों को अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कहा जाता है। जब धन जुटाने की प्रक्रिया में टर्म्स और शर्तों की बात आती है,
तो संस्थापकों को ये समझना चाहिए कि सभी शर्तें महत्वपूर्ण हैं। निवेशक कभी कभी बोर्ड सीट की मांग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो व्यक्ति बोर्ड में शामिल हो वह वास्तव में मूल्य जोड़ता हो। सलाहकारों के मामले में निवेशक को सलाह देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बिना किसी आधिकारिक शीर्षक के और बिना अतिरिक्त शेयरों के। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जिसमें एक एनबीए खिलाड़ी ने निवेश किया, उसने सलाहकार बनने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसके लिए शेयरों की मांग की। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सलाहकारों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि सही सलाहकार कंपनी के लिए अमूल्य हो सकते हैं। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि जब वे किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वे केवल वित्तीय सहायता नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे कंपनी की सफलता में भी रुचि रखते हैं। इसलिए यदि कोई निवेशक अतिरिक्त शेयरों की मांग करता है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह केवल लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद क्रेडिट राइट्स प्रेफरेंस राइट्स की चर्चा होती है, जो निवेशकों को भविष्य में अधिक शेयर खरीदने का अधिकार देती है ताकि वे अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सके। ये डायल्यूशन से बचने का एक तरीका है, जो तब होता है जब कंपनी नए शेयर जारी करती है और मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम हो जाती है। क्रेडिट राइट्स आमतौर पर निवेशकों द्वारा मांगे जाते हैं और ये नकारात्मक नहीं होते, लेकिन संस्थापकों को ये समझना आवश्यक है कि इससे उनकी हिस्सेदारी पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा निवेशक अक्सर कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुबंधित सूचना अधिकार भी मांगते हैं। नियमित अपडेट देना एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन निवेशकों की मांगों को संतुलित रखना भी जरूरी है। जब कंपनी धन जुटा लेती है तो उसे व्यावसायिक खर्चों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय का किराया और ग्राहक अधिग्रहण। ये खर्चे कंपनी के कर रिटर्न पर कटौती के रूप में दिखाए जा सकते हैं, जिससे करों में कमी आती है। यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी के खर्चों को उसके बैंक खाते से ही चुकाया जाए और संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निवेशकों के पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं। संस्थापकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें वेतन प्राप्त करना चाहिए। बिना वेतन के काम करना कानूनी रूप से गलत है और इससे कंपनी पर वित्तीय दायित्व बढ़ सकता है। यदि संस्थापक अपने वेतन का भुगतान नहीं करते हैं तो ये भविष्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि संस्थापकों के बीच मतभेद। संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने वेतन का सही प्रबंधन करें और अपने सह संस्थापकों के वेतन को एक प्रकार के प्रीनप्टियल समझौते की तरह समझें। इसके अलावा जब नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण है कि सभी कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि रोजगार कानूनों का पालन करना आवश्यक है। कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच सही वर्गीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि IRS इस पर कड़ी नजर रखता है। यदि कोई कंपनी गलत वर्गीकरण करती है तो उसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। दोनों श्रेणियों के लिए वे किसी भी बौद्धिक संपदा IP को कंपनी को सौंपने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन दस्तावेजों का स्वरूप भिन्न होता है। ठेकेदार अपनी कार्य घड़ियों और स्थान को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें एक परियोजना पर काम करने के लिए कहा जाता है, जबकि कर्मचारी को कंपनी द्वारा निर्धारित वेतन पर काम करना होता है, जिसमें करों की कटौती भी शामिल होती है। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर भुगतान करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी की गई हैं, जैसे कि श्रमिकों के मुआवजे का बीमा। न्यूयॉर्क में ये बीमा अनिवार्य है और इसके बिना भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है। संस्थापकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत हैं। कर्मचारियों को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक पेरोल सेवा प्रदाता का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संस्थापकों को वित्तीय प्रबंधन की जटिलताओं से बचाता है और उन्हें अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया भी कठिन होती है, लेकिन यह एक संस्थापक के लिए एक महत्वपूर्ण पेशेवर कदम है। कर्मचारियों को जल्दी निकालना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। संवाद स्पष्ट और सीधे होना चाहिए और सभी बकाया वेतन का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। डिजिटल सिस्टम तक पहुंच को तुरंत समाप्त करना भी आवश्यक है ताकि कंपनी की जानकारी सुरक्षित रहे। कर्मचारी के शेयरों को तुरंत पुनर्खरीद करना चाहिए ताकि कंपनी की संपत्ति सुरक्षित रहे। एक प्रभावी संस्थापक की पहचान इस बात से होती है कि वह कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह संभालता है। कंपनी के लिए वैधता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। संस्थापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से संभालते हैं और भविष्य के लिए अपनी हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय दस्तावेजों को समझना और सही तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है ताकि कंपनी की स्थिरता बनी रहे।
अंत में अकाउंटेंट की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए ये स्पष्ट है कि शुरुआती चरणों में संस्थापकों को बैंक स्टेटमेंट्स को देखना पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है एक बुककीपर और एक सीपीए की आवश्यकता होती है। बुककीपर खर्चों को वर्गीकृत करते हैं, जबकि सीपीए कर रिटर्न तैयार करते हैं। कंपनी के पहले वर्ष में वार्षिक कर रिटर्न तैयार करने के लिए किसी सेवा को नियुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह संस्थापकों के लिए समय की बर्बादी हो सकती है। ऐसे कई सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि इंडेरो, जो संस्थापकों के दृष्टिकोण से प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करती है। हालांकि एक सीपीए की आवश्यकता होती है, क्योंकि वार्षिक कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। एक सीपीए खोजने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका उन लोगों से सिफारिशें लेना है जो स्टार्टअप्स के साथ काम करने के अनुभव रखते हैं। कानूनी सलाह के लिए बजट निर्धारित करते समय कंपनी के गठन पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। क्लिकी जैसी सेवाएं इस प्रक्रिया को सस्ती बनाती हैं, जो कि सैकड़ों डॉलर में होती है। हालांकि जब आपको वकील की आवश्यकता होती है तो यह आपके व्यवसाय की जटिलता पर निर्भर करता है। यदि आपके पास कई गोपनीयता नीतियां हैं या HIPAA से संबंधित मुद्दे हैं, तो आपको अधिक कानूनी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बीज राउंड के दौरान धन जुटाने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप कितनी राशि जुटा रहे हैं और निवेशक कौन है। यदि आप मानक दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं तो क्लिकी जैसी सेवाएं मदद कर सकती हैं, जो कि $100 से कम में उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो इक्विटी के साथ काम करने की जटिलताओं पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट है कि बैंकों को ऐसे कंपनियों के साथ काम करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे अभी तक इस क्षेत्र में पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह एक उत्पाद विशिष्ट मुद्दा है और इसके लिए सामान्य सलाह देना मुश्किल है।